हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ, लेकिन इस बार नए अंदाज में, बिना चेहरा दिखाए आपसे कुछ बात करने आए हैं, आपकी समस्या का कुछ समाधान करने आए हैं। फिजिक्स क्लास 11th का आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें एक क्वेश्चन बुकलेट है, एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 40 क्वेश्चन क्लास 11th के फिजिक्स का है और 40 के 40 MCQ है। कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ का है? तो आप जानते हो झारखंड सरकार के द्वारा 80 SOE स्कूल को खोला गया है। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, उत्कृष्ट विद्यालय जिसको कहते हैं हम लोग, वो CM SOE मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की संज्ञा इसको दिया गया है। और झारखंड के हर ज़िले में कम से कम 3 मिला करके लगभग 80 SOE को अभी संचालित किया जा रहा है। इस 80 SOE स्कूल में क्लास 11th और 12 के लिए जो ये 4 अक्टूबर को एक पेपर SA1 एग्जामिनेशन के नाम से लिया गया था। उसमें 4 अक्टूबर को फिजिक्स का पेपर आया था और उस फिजिक्स पेपर में कौन सा क्वेश्चन दिया गया था वो हम आज आपके सामने रख रहे हैं। आप अगर SOE स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे तो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप जैक बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाइए। ये जैक बोर्ड के द्वारा ही ये क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए जैक बोर्ड का जो एग्जामिनेशन 11th का होगा उसके लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के आप चलिए, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन के इस तरह से पूछा गया था, वो हम आपको एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जैक, यहाँ देख सकते हैं झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11th SA1 एग्जामिनेशन 2024 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन बुकलेट जो है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन है। फिजिक्स का भी 40 क्वेश्चंस है और केमिस्ट्री का भी 40 क्वेश्चंस है। दोनों का फुल मार्क्स 40-40 है। दोनों के लिए 1-1 घंटे निर्धारित है। यहाँ टाइम लिखा हुआ है 2 आवर्स। हम इस वीडियो में सिर्फ फिजिक्स के पेपर की चर्चा करेंगे। फिजिक्स के पेपर की चर्चा करेंगे हम लोग। फिजिक्स में क्लास 11th के लिए कौन कौन सा पेपर आया था, कौन कौन सा क्वेश्चन गया था, उसकी हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं, आपको फिजिक्स का पेपर दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आया था यहाँ से। ये देखिए, यहाँ दिखा गया है जैक पेपर सेकेंड। फर्स्ट पेपर में क्या था? लैंग्वेज था। ये सेकेंड पेपर है, इसमें टोटल क्वेश्चंस जो है 40 है। पेज की संख्या दिया हुआ है फ्रॉम 6 to 32, ये 40 क्वेश्चंस हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। आप आसानी से हर क्वेश्चंस को आप जानते हैं और हर क्वेश्चन को आप जान रहे हैं। आपको हर क्वेश्चंस का जवाब सावधानी पूर्वक देना है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, दोनों ही क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है। इफ़ A.B = 0 द एंगल बिटवीन A and B इज। यदि A.B का मान 0 है तो A और B के बीच का कोण होगा। ऑप्शन दिया हुआ देखिए यहाँ पर 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है A.B, तो आप जानते हैं A.B का फॉर्मूला याद कीजिए आप। A.B इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बोलिए? AB cos थीटा। थीटा का मान यहाँ कितना रखेंगे कि ये 0 आ जाए? तो आप जानते हैं कॉस में 90 का वैल्यू 0 होता है। अगर यहाँ थीटा का वैल्यू आप 90 पुट कर देते हैं तो cos 90 जो होगा वो 0 हो जाएगा। cos 90 0 हो जाएगा और तब A.B का जो वैल्यू आएगा वो आपका 0 आएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ऑप्शन कहाँ पर है? ये B नंबर में है, ये 90 डिग्री। ओके, तो हमको लगता है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई आपसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आइए। द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन। मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन,
रॉकेट जो हम लोग छोड़ते हैं, मतलब जैसे मान लिया दीपावली में, दुर्गा पूजा के बाद दीपावली होगा, वहाँ पर हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं, या फिर साइंटिफिक मेथड से जो श्रीहरिकोटा वगैरह से छोड़ा जाता है, वो कहता है कि द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ दिस। न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, इसमें से कोई नहीं। किस नियम के आधार पर रॉकेट छोड़ा जाता है? तो आप देखे होंगे कि अगर ये रॉकेट है, हम लोग अपने दीपावली वाली चर्चा बात करें यहाँ पर से, तो यहाँ पर हम लोग इधर से थोड़ा सा थ्रेड लगा हुआ रहता है, यहाँ पर हम लोग इसको जलाते हैं, तो इधर से क्या निकलता है? गैस निकलता है, और रॉकेट इधर से आगे बढ़ता है। गैस का मोशन इधर से हो गया और रॉकेट इधर से बढ़ गया। हर क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये हो गया कौन सा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर रॉकेट का प्रोपल्शन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी उसको आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको। हिंदी मीडियम में भी सेम क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है, इसलिए आपको टेंशन की बात नहीं है कि आप उसका जवाब नहीं देंगे। रॉकेट की गति पर आधारित है। ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो आप समझ गए कि तीसरा नियम के आधार पर इसका मोशन होता है। ओके, आते देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या है? डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, दाब का आयाम। आयाम का मतलब आप समझ जाएंगे बीमा, जिसको आप पढ़ते हैं। आयाम का मतलब यहाँ पर हो गया हम लोग का बीमा। डायमेंशन क्या होगा? जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इस 4 में से एक ऑप्शन सुनना है आपको, प्रेशर का डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं आप? प्रेशर पूछ रहा है तो प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया है। फोर्स का डायमेंशन लिख दीजिए। फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? ML_T-2, और एरिया क्या हो गया? L2। तो यहाँ हो गया ML, यहाँ पर है आपका, एक ऊपर है, 2 नीचे है, तो 1-2 और T-2। तो यहाँ से M हो गया, L हो गया -1 और T-2। 1-2 दैट इज -1, इसलिए L_ML-1 T-2 इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है ये, यहाँ पर है ML_T-2, यहाँ ML2T-2, ML2T-3, ML-1 T-2, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन को आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। हर क्वेश्चंस का जवाब आप जानते हैं, ये मान के चलिए। और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आइए देखिए अगला क्वेश्चन जो लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो लिया गया है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिया गया है? क्वेश्चन देखिए अंग्रेजी में क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज ए, खाली जगह छोड़ा हुआ है, वहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर खाली जगह छोड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं वहाँ से। डिस्प्लेसमेंट इज ए, खाली जगह, क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज ए, खाली जगह, क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज ए ब्लैंक, क्वांटिटी। स्केलर, वेक्टर, वेक्टर, स्केलर, 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 वेक्टर, वेक्टर। विस्थापन एक, खाली जगह, मात्रा है जहाँ दूरी है, खाली जगह, राशि। मतलब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है, ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पहले वेक्टर है, तो ये पहले वेक्टर होगा, बाद में स्केलर होगा। तो यहाँ पर बाद में इस वेक्टर, यहाँ देखिए 2 जगह है, ये 2 जगह वेक्टर है, लेकिन ये स्केलर है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन बी एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का डायमेंशन क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, आपको बताना है इसका डायमेंशन क्या होगा। तो श्यानता गुणांक को हम लोग लिखते हैं ईटा से, और ईटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, कहीं से भी किसी फॉर्मूला को निकालिएगा आप। तो आप यहाँ अगर पढ़ते हैं F इक्वल टू ईटा A/V/x, तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एक्स बटे A इंटू भी, F इंटू एक्स बटे A इंटू भी। F क्या है? F है फोर्स, तो डायमेंशन लिखिए ML_T-2। x क्या है? लेंथ,
ए क्या है, एल स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन। अब इसको आप सोल्व करके देखिए, एम अकेला है, एल ऊपर देखिए, ऊपर है 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिए, एक एल नीचे बचा तो ऊपर ले जाइए -1, और टी देखिए ऊपर है -2 और नीचे है -1, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, तो आपको आ जाएगा ये एम एल -1 टी -1। दिस इज दी डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का ये डायमेंशन है। अब ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन है डी नंबर में, देखिए एम एल -1 टी -1, ये इसका आंसर आ गया। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा क्वेश्चन आया है आपको, हिंदी में इसका कन्वर्सन हो गया, श्यामता गुणांक का बीमा क्या होगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 6 नंबर में आते हैं, देखते हैं 6 नंबर में क्या कह रहा है। नंबर 6, कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईच। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा। तो ये आपको क्या दे दिया है, ये m दे दिया है, और ये क्या दे दिया है, ये एक्सेलरेशन दे दिया है। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, m इंटू ए, m का वैल्यू बिठा दीजिए 2 kg और एक्सेलरेशन का बिठा दीजिए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू 0.5 1.0 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ न्यूटन। तो 1 न्यूटन इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए 2 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 0.5 न्यूटन। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पर हिंदी में है उसका वही है, 2 किलोग्राम की वस्तु 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा, तो 1 न्यूटन इसका आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे दिया गया है आपको, वो है आपके सामने आपके स्क्रीन पर JCRT के द्वारा मतलब जैक होते हुए जो क्वेश्चन आया है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला उसको हम I से लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर, मतलब मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। समीकरण हम लोग यहाँ लगाते हैं, मास का हो गया किलोग्राम और डिस्टेंस का हो गया मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको बी में मिलेगा, ऑप्शन बी जो है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए 8 नंबर, आफ्टर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन्स द बॉडीज, आफ्टर perfectly in elastic collision the bodies move in opposite direction, stick together, come to rest, none of this। मतलब ये बॉडी है और ये बॉडी जा रहा है, ये जब इससे कोलाइड कर दिया, इसका वेलोसिटी अगर u1 है और इसका वेलोसिटी अगर u2 है, तो u1 का वेलोसिटी अगर u2 से अधिक है तो ये जा कर के इससे टकराएगा। तो कहता है टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, तो इन इलास्टिक कॉलिजन अगर है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो टकराने के बाद दोनों वस्तु एक दूसरे से चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, स्टिक टुगेदर। इसी को अगर आप हिंदी में यहाँ देखते हैं, हिंदी में अगर आप इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से, हिंदी में अगर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो आपको मिलेगा, वहाँ से देखिए वही सेम चीज़ मिलेगा कि पूर्ण, इसका हिंदी भाषा थोड़ा सा बदल दिया गया है, पूर्णतः बेलोचदार टक्कर के बाद, पूर्णतः बेलोचदार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में गति करेगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इच, पदार्थ की मात्रा है
को दर्शाने वाला प्रतीक सिंबल इसमें क्या है। यहाँ 4 ठो सिंबल दिया हुआ है, किसके द्वारा पदार्थ की मात्रा को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पर के मूल ए कैंडिला, के मूल ए कैंडिला। तो आप जानते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल। मोल के द्वारा पदार्थ की मात्रा को हम लोग व्यक्त करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर जो आपको दिया गया है वो कौन सा क्वेश्चन है, आपके सामने हम यहाँ पे स्क्रीन पर रख रहे हैं। आप देखिए उसको और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। निम्नलिखित में से किस जोड़े का आयाम समान है, किसकी डायमेंशन सेम है। ऑप्शन सुनिए, ए फ्रीक्वेंसी एंड एंगल, आवृत्ति और कोण। ऑप्शन बी एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रेखिक वेग। ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा और तापीय ऊष्मा। ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट, कोणीय संवेग और प्लांक स्थिरांक। तो यहाँ पर अगर आप सोल्व करेंगे, हर चीज़ का डायमेंशन अगर सोल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। कहोगे कैसे, तो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से लिखते हैं और दैट इज़ आई इंटू ओमेगा। आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी लिखे थे हम लोग आई एम आर स्क्वायर, और ओमेगा का होता है एंगल बाय टाइम, थीटा बाय टी। इसका डायमेंशन अगर लिखते हैं तो ये हो गया एम हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर। थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है तो छूट जाएगा, और नीचे हो जाएगा टी, यहाँ टी हो जाएगा। इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो एम एल टू टी माइनस 1, ये इसका डायमेंशन हो गया किसका, एंगुलर मोमेंटम का। प्लांक्स कांस्टेंट जो है, प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल इनटू सेकेंड। प्लांक्स कांस्टेंट को एच से लिखते हैं, जूल इनटू सेकेंड। जूल का डायमेंशन अगर लिखोगे तो एम एल टू टी माइनस 2 और समय का टी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2 प्लस 1, तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एम एल टू टी माइनस 1 यहाँ भी आया और एम एल टू टी माइनस 1 यहाँ भी आया, इसलिए ऑप्शन डी जो है एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन सेम होगा ये 4 ऑप्शन में। ओके, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन में कौन सा नंबर दिया है, विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का कौन सा नियम गति का वास्तविक नियम कहलाता है। न्यूटन का 3 नियम पढ़े हैं आप, फर्स्ट लॉ, सेकेंड। तो न्यूटन का हम लोग 3 नियम पढ़े हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ दिस। कहता है इसमें से कौन जो है न्यूटन का वास्तविक नियम कहलाता है। तो आप पढ़े भी हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का दूसरा नियम जो है गति का वास्तविक नियम कहलाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आराम से समझते जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप समझते जा रहे हैं और आपको किसी प्रकार की परेशानी हम नहीं होने देंगे, समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए, विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। आवेग का एसआई इकाई कौन सी है, आवेग का एसआई इकाई कौन सी है। तो आवेग को हम लोग आई से लिखते हैं और आई इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय। तो बल को हम लोग लिखते हैं न्यूटन और टाइम को लिखते हैं सेकेंड, इसलिए आवेग का जो इकाई है, इम्पल्स का जो इकाई है वो है न्यूटन सेकेंड। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है when an object moves at a constant speed and in a straight line, what kind of motion it is? What kind of motion it is? Uniform motion, non-uniform motion,
सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। जब कोई वस्तु एक स्थिर गति और एक सरल रेखा में चलती है तो वह किस प्रकार की गति होती है? एक समान गति, असमान गति, वृत्ताकार गति, त्वरित गति। तो ए नंबर इसका ऑप्शन होगा, इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, है ना। व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, तो इसको हम लोग कहते हैं एक समान गति। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यहाँ से 13 नंबर तक हो गया। टोटल 40 क्वेश्चन जो है वो 40 है। 40 में हम लोग आने के पहले अब 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 14 नंबर कह रहा है व्हेन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस 2 टाइम्स, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, डिक्रीजेस 2 टाइम्स, डिक्रीजेस 4 टाइम्स। जब किसी पिंड का संवेग 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 2 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है, 2 गुना घट जाती है, 4 गुना घट जाती है। आपको बताना है क्या होगा। तो मोमेंटम को बढ़ाया जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, p²/2m। तो मतलब हो गया यहाँ पर आप कह सकते हैं k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का स्क्वायर। मोमेंटम के वर्ग के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को आप डबल कर देंगे, अगर यहाँ पे 2p कर देते हैं, 2p अगर कर देते हैं तो 2p का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4p²। मतलब ये जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ये कितना बढ़ जाएगा? ये 4 गुना बढ़ जाएगा। आपका ये 4p² हो गया, तो 4p² मतलब ये 4 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए इंक्रीजेस 4 टाइम्स। जब किसी पिंड का संवेग 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, आपका बी हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया होगा इसमें। 15 नंबर क्वेश्चंस जैक के द्वारा जो SA1 एग्जामिनेशन के लिए क्लास 11th के बच्चों की प्रिपरेशन को जांचने के लिए दिया गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 15। वो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, बिल्कुल इजी सवाल है। इफ़ A.B = 0 देन A इज परपेंडिकुलर टू B, A इज परपेंडिकुलर टू B, A इज पैरेलल टू B, A इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू B, नन ऑफ दिस। यदि A.B = 0 है तो A B पर लंबवत होगा, A B के समानांतर होगा, A न तो लंबवत होगा और न ही B के समानांतर होगा, इसमें से कोई नहीं। तो A.B = 0, अभी क्वेश्चन नंबर पहला ही हम लोग पढ़े थे। A.B = 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा जो होगा वो 90 होगा, और तब 90 का मतलब क्या हुआ? A इज परपेंडिकुलर टू B, A वेक्टर A जो है वो B पर परपेंडिकुलर है। ये A है और ये B है, बोथ आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। 16वां नंबर जो आपके पास रखा गया है वो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वो आप यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। What does the area under a velocity time graph represents? वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो वेग का आप एक तरफ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक तरफ वेलोसिटी ले रहे हैं जो है मीटर पर सेकेंड, और एक तरफ ले रहे हैं आप टाइम ले रहे हैं, मतलब ये सेकेंड हो गया। तो इसका ग्राफ जो बनेगा कहीं पर, तो उसका एरिया क्या बताएगा? तो एरिया मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, ये मल्टीप्लाई कर दिएगा तो क्या आएगा? मीटर आएगा। और मीटर क्या है? डिस्टेंस है। तो क्या व्यक्त करेगा? स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, गति, त्वरण, विस्थापन, दूरी। तो क्या होगा? ये दूरी को व्यक्त करेगा, नहीं डिस्टेंस को ये व्यक्त करेगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखिए। इफ़ द एनर्जी E equal to G to the power P, H to the power Q, C to the power R, where G is universal gravitational constant, H is Planck's constant, C is velocity of light, then the values of P, Q, R are। P और Q और R का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी सी में अगर हम बनाते हैं तो सही आंसर क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो कैसे हम लोग बनाते हैं इसको, कैसे सोल्व करें इसको हम लोग कि इसका आंसर सही आ जाए, तो हम लोग यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको निकालते हैं। ये है E इक्वल टू जी टू द पावर P H टू द पावर Q C टू द पावर R। तो आपको पी क्यू आर का वैल्यू बताना है। ओके, तो पी क्यू आर का वैल्यू कैसे बताएंगे हम लोग, तो क्या करते हैं कि इस सब का डायमेंशन लिखते हैं। एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हैं ये होता है mL2T-2। जी का डायमेंशन आप जानते हैं mL-1T-3, mL-1T-2। एनर्जी का जो ग्रेविटेशन का जो डायमेंशन होता है वो है m-1L-Q-T-2। ये सॉरी ये गलत लिख दिया हम। ये जी का जो डायमेंशन होता है m-1L-Q-T-2, ये जी का डायमेंशन हुआ। और होल टू दी डायमेंशन जो है वो p है, वो यहाँ पर लिखे। h है प्लांक्स कांस्टेंट, अभी हम लोग लिखे थे प्लांक्स कांस्टेंट का, अभी हम लोग डायमेंशन वहाँ जो निकाल रहे थे उसमें आपको बताए थे mL2T-1, mL2T-1 किसका डायमेंशन हो गया, h का, तो यहाँ q दे दिए। और उसके बाद यहाँ c है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है तो मतलब L-T-1, यहाँ पर डायमेंशन होल डायमेंशन c है तो हमने यहाँ पर c दे दिया, सॉरी c नहीं r है, ये r है, ये PQR। ओके, PQR ये हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है, PQR यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ। अब इसको सोल्व करके आपको PQR का वैल्यू निकालना है, PQR का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखें यहाँ से। अब सब पर पावर लिखिए आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा m माइनस, इसको आप यहाँ से चलते हैं तो आप लिख सकते हैं m-1 इंटू पी, मतलब माइनस पी हो गया, माइनस पी हो गया। L हो गया आपका 3p, 3 इंटू पी, और T हो गया आपका -2 इंटू पी। अब फिर इसमें आइए m में, तो यहाँ पर m इंटू क्यू, L पे 2 इंटू क्यू, 2q, T पे -1 इंटू क्यू, -q, यहाँ पे L पे R और T पे -R, L पे R हो गया और T पे -R आ गया। ओके, अब आप क्या कीजिए कि सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा, एक m यहाँ पर है एक m यहाँ पर है, तो दिस इज m माइनस पी प्लस क्यू। L पे चले आइए, यहाँ पे 3p, यहाँ पे 2q और यहाँ पे R, तो ये हो गया 3p m-1L-Q, ठीक है, 3p प्लस 2q प्लस R हो गया। और T पे आइए, यहाँ पे देखिए -2p और यहाँ पे है -R, यहाँ पे -q है, -2p -q -R, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ से सोल्व करना है। इधर का डायमेंशन क्या हो गया, इधर का डायमेंशन हो गया आपको mL2T-2। आप कौन सा सिद्धांत लगाएंगे, यहाँ पर लाएंगे आप पावर ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत। m का इधर पावर m का इधर पावर बराबर होगा, यहाँ पर है -p प्लस q, यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा -p प्लस q दैट इज 1। यहाँ पे देखिए L पर इतना पावर है, कितना पावर है, 3p प्लस 2q प्लस R, यहाँ पे 2 पावर है तो ये 2 हो गया। और यहाँ पे T पे आइए -2p -q प्लस R, ये हो गया आपको -2 के बराबर है, ये -2 के बराबर है। अब आपको इस दोनों को सोल्व करना है, इस दोनों को सोल्व करके आपको PQR का वैल्यू निकालना है कितना होगा। ओके, हम लोग निकालते हैं यहाँ से। देखिए अब 3 इक्वेशन हो गया आपके पास, एक इक्वेशन यहाँ हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से
कि इस दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर रहे हैं इसको, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दे रहे हैं। तो ये जब हम ऐड करेंगे, इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3p माइनस 2p तो p आ गया, 2q माइनस q तो प्लस q आ गया, और सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस आर है, माइनस 2p प्लस माइनस q माइनस आर, माइनस 2p माइनस q माइनस आर है, यहाँ पर देखिए माइनस आर, और ये कैंसिल हो गया 0 और ये भी 0 हो गया, तो ये आपका 0 आ गया। ओके, अब यहाँ से आप 1 और इसका नंबर 4 दे देते हैं हम लोग। तब फिर क्या करते हैं 1 + 4, फिर हम लोग जोड़ते हैं इक्वेशन 1 + 4, ये चारों को दोनों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है देखिए आपका, यहाँ पर है -p + q = 1, और यहाँ पे है आपका कितना p + q, p + q = 0, p + q = 0 यहाँ पर है। तो अब आप इसको ऐड कीजिए, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, q + q 2q दैट इज़ 1, इसलिए q = हाफ। तो एक वैल्यू आपको निकल गया q का जो वैल्यू आएगा वो आपका हाफ आ गया, यहाँ पर आपको निकल गया q = हाफ। अब इस q का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में आते हैं, देखिए फ्रॉम 1 से चलते हैं हम लोग, देखिए फ्रॉम 1 से कितना है -p + q दैट इज़ 1, ठीक है। ये है -p यहाँ रखते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो 1 - q, तो यहाँ 1 है और q का वैल्यू कितना आया, हाफ आया, तो 1 में से हाफ चला गया, कितना बचेगा, हाफ बचेगा, मतलब -p = हाफ, इसलिए p = -हाफ, p = -हाफ, ये निकल गया, p का वैल्यू निकल गया, q का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है r का वैल्यू। तो r का वैल्यू निकालने के लिए आप चलिए किसी इक्वेशन में रखते हैं, हम लोग किसी इक्वेशन में रख देते हैं, मान लीजिए सपोज दैट इक्वेशन 2 में चलते हैं, इक्वेशन 3 में चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 से चलते हैं। 3 में क्या है देखिए -2p -q -r, या 2 से चलिए तो आसान रहेगा, 2 से चलिए तो आसान रहेगा। 2 में है देखिए 3p + 2q + r = 2, p का वैल्यू निकल गया देखिए आपका -हाफ, तो 3 - हाफ + 2q है आपका हाफ, ये हो गया आपको हाफ, और प्लस r = 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपको। यहाँ से आ गया -3/2, ठीक है, +1 + r = 2, इस दोनों को सोल्व कर लीजिए, इस दोनों को सोल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा -3 + 2/2, एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लिए, यहाँ -3 आ गया, +2 + r = 2, तो ये आ गया आपको -हाफ, -3 + 1 मतलब -हाफ + r = 2, इसलिए r = यहाँ रखिए, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 2 + हाफ, 2 + हाफ, 2 2 4, 1 5/2 आ जाएगा ये r का वैल्यू, r का वैल्यू हो जाएगा कितना 5/2। तो p कितना आया आपको -हाफ, अब देखिए यहाँ पर आंसर लिखते हैं, p आपका -हाफ, q कितना आ गया +हाफ, r कितना आ गया आपको 5/2। ये ऑप्शन देखना है आपको कहाँ पर है, तो ऑप्शन कहाँ पर है आपको, ऑप्शन कहाँ पर है ये देखिए ऑप्शन कहाँ पर है ये ऑप्शन है आपका देखिए ए में, नहीं -हाफ, p -हाफ, q +हाफ और r 5/2, तो r 5/2 इसका मतलब ऑप्शन इसका ए जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है हम लोग इसको निकाल के देखें बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल कौन सा है, ये तो हिंदी मीडियम का क्वेश्चन था, उसको हम लोग देख लिए। अब 18 नंबर सवाल इसमें जो आ रहा है वहाँ कह रहा है देखिए, इन इलास्टिक कॉलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर में वनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, केवल संवेग संरक्षित रहता है, वनली एनर्जी इज कंजर्व्ड, केवल ऊर्जा संरक्षित रहता है, बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड,
संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। नथिंग इज कंजर्व, इसमें से कुछ भी संरक्षित नहीं रहता है। तो आप याद रखेंगे प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आ रहे हैं। देखिए 19 नंबर कौन सा सवाल आपको दिया है। 19 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं और मेहनत कर रहे हैं आप लोग। हमारी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है सभी बच्चे को अच्छा रिजल्ट हो और आपका मेहनत कामयाब हो। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ दिस। बेलन घर्षण होता है फिसलन घर्षण से कम, फिसलन घर्षण से अधिक, फिसलन घर्षण के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो रोलिंग फ्रिक्शन देखिए यहाँ पर कलम यहाँ रख देते हैं हम, ये आ रहा है इसमें रोलिंग फ्रिक्शन है, ये यहाँ पर इसको हम छोड़ दिए तो दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन, और ये घसीट के ले आए तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में का मान जो होता है, चूँकि सरफेस लगातार चेंज होते रहता है इसलिए वो कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर आइए 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नो वर्क इज डन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, फोर्स इज जीरो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल ऑफ दिस। तो फॉर वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो कहता है कि एफ का वैल्यू कब जीरो होगा, नो वर्क इज डन, मतलब ये डब्ल्यू बराबर जीरो कब होगा, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर डी का वैल्यू जीरो करते हैं तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फोर्स इज जीरो, फोर्स को अगर जीरो कर देते हैं तभी वर्क जीरो हो जाएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, थीटा का वैल्यू 90 रखते हैं तो cos 90 का भी वैल्यू जीरो होगा, तभी वर्क जीरो होगा, इसलिए ऑल द एबव, जितना आंसर दिया होगा ऑप्शन सब के सब सही है इसके लिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 50% हम लोग निकाल लिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 20 तक हम लोग चले आए। अब आते हैं हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर हम लोग हिंदी में, यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि हिंदी में यहाँ दिया गया, आप देखते हैं कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं किया गया है यदि विस्थापन शून्य है, बल शून्य है, बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है, इनमें से सभी। तो आपका क्या होगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मतलब u आपका यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन को अगर आप a लिखते हैं तो वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द 5th सेकेंड, तो यहाँ पर n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, कहता 5वें सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। पिंड जिसका प्रारंभिक वेग शून्य है एक समान त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति कर रहा है, 5वें सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, एस एन बराबर यू प्लस 2n माइनस 1 इंटू a/2, ये हम लोग पढ़े थे। तो u इज़ 0, यहाँ पर आ गया आपका 2, n का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 5 माइनस 1, a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 8/2, तो यहाँ से 2 4 हो गया, और यहाँ हो गया 5 2 जा 10, 10 में से माइनस 1 हो गया, तो दैट इज़ 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 दैट इज़ 36 मीटर। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 36 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर, 8 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर, नहीं, इसलिए 21 का ऑप्शन ए इज़ बिल्कुल करेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आइए 22 नंबर प्रॉब्लम्स देखें। 22 नंबर सवाल कौन सा दिया हुआ है, क्या लिखा है उसमें 22 नंबर सवाल में, हम लोग उसको देखते हैं। 22 नंबर सवाल कह रहा है, 22 नंबर सवाल आपको कह रहा है वो बिल्कुल ही इजी सवाल है कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉल ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एबव द ग्राउंड इज।
जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई 5 किलोग्राम की एक गेंद में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा निकालिए। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े हैं, U बराबर mgh। तो m दिया हुआ आपको 5 किलोग्राम, ठीक है। g का वैल्यू आप यहाँ लिखिए 9.8, h का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर, ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। 5 दिया ही 15 हो गया, 15 आपका यहाँ से आया और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 15 आ गया आपको और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 5 से 15 और 9.8 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 147 जूल, 147 जूल आएगा। इसलिए ऑप्शन जो है इसका बी नंबर सही है, 22 का जो है वो बी नंबर सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 23 आइए, डायमेंशन ऑफ जी, कैपिटल जी का डायमेंशन आपको बताना है, कैपिटल जी की बीमा आपको बताना है। आप पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। इसलिए कैपिटल जी बराबर कितना होगा, F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। F हो गया आपका कितना, फोर्स, क्या होगा mlt-2, डिस्टेंस हो गया r, L2 और नीचे हो गया मास m2। ऊपर एक मास है, नीचे 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा -1, L यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पर है, हो गया L3 और T हो गया -2। तो m-1 L3T-2, ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, m-1 L3T-2, m-1 L3T-2, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आइए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, प्रॉब्लम नंबर 24 नंबर सवाल में आते हैं, देखते हैं क्या पूछा है 24 नंबर क्वेश्चन। वो अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल, आप पढ़िए। A car is moving with 36 km/h. It has to overtake a truck. So to measure its velocity to 72 km/h in 10 seconds, its acceleration will be। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे एक ट्रक से आगे निकलना होता है, इसलिए आप अपना वेग 10 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ा देता है, तो इसका त्वरण कितना होगा। तो आप यहाँ u देखिए दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, कितना बढ़ेगा, 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18, तो 18 दूना ही 36 को गुना करेंगे अगर आप 5/18 से, तो आपका हो जाएगा ये 18 दूना ही 36, 5 दूना ही 10 मीटर पर सेकंड ये आएगा। b का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ से 72 किलोमीटर, तो 72 को 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 चौक 72, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम यहाँ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, v - u/t। v में कितना है 20, u में कितना है 10, टाइम कितना है 10 सेकेंड, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये 24 नंबर आपके सामने है, ऑप्शन देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आइए, इन ए वैन वाल इक्वेशंस p + a/v² अंडर ब्रैकेट v - b = RT, where p, v, t are pressure, volume, temperature respectively, a, b are constant, dimension of a/b will be, a/b का डायमेंशन कितना होगा। तो पहले a का डायमेंशन निकालेंगे। a का डायमेंशन के लिए इक्वेशन होमोजेनियस निकालिए, a/v² विल बी p। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a/v² विल बी p, तो इसका मतलब है a बराबर pv²। तो प्रेशर का डायमेंशन रखिए, तो प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है ml-1 t-2 और v का हो गया LQ का 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा ml5, 6 में से घट गया 5 t-2, ठीक है। और b कहाँ पर है, b v के बराबर हो जाएगा, तो b = v मतलब LQ। अब आपको कह रहा है कि a/b का डायमेंशन बताइए कितना होगा, डायमेंशन ऑफ a/b। तो a कितना निकाले आप यहाँ पर, a निकाले ml5 t-2, b कितना निकाले हैं LQ, क्या होगा m होगा, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, 2 कट जाएगा, L2
टी माइनस टू, ml2 t-2, ये इसका आंसर होगा। और वो कहाँ पर है आप देखिए, खोजिए यहाँ पर कहाँ पर है इसमें, तो सी नंबर में है, सी ml2 t-2। ओके, आपको ये हिंदी मीडियम भी मिलेगा यहाँ पर, सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में है, आप उसको निकाल के देखेंगे तो वो आंसर आपको सी में ही है, ml2 t-2, ml2 t-2। आप क्वेश्चन नंबर आइए देखिए, ये क्या कहते हैं 26, टू ट्रेन्स ऑफ 40 मीटर लेंथ आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with a velocity 10 meter per second and 15 meter per second. What is the time of crossing of them? 40 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ 10 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही है। उनके एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आप जानते हैं समय बराबर होता है इसका दोनों ट्रेन के लंबाई बटे दोनों वेलोसिटी का आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 + 40 और वेलोसिटी हो गया नीचे 10 + 15, ऊपर ले जाएंगे 40 40 80 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25। ओके, तो 25 हो गया। आप इसको क्रॉस करें, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपको 16 × 5 = 80 और 5 × 5 = 25, 5 तिया ही 15 और 1 बचा 5 × 2 = 10, ये आपको आएगा 3.2 सेकेंड, 3.2 सेकेंड। ऑप्शन देखिए 1 सेकेंड, 2.4 सेकेंड, 3.2 सेकेंड, तो ये इसका आंसर सी जो है वो बिल्कुल सही है। 26 नंबर हम लोग चले आए, 40 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ओके, समझने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। आते हैं हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर जो क्वेश्चन आपके साथ रखा गया है वो क्या है, वो अब आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। 27वां क्वेश्चन जैक के द्वारा जो एसओई स्कूल के लिए या जनरल आप कर सकते हैं सीबीएसई के लिए या फिर जनरल जैक बोर्ड के लिए दिया गया है, उसका क्या होगा। आइए देखिए, when the distance traveled by a body is proportional to the time taken, what happens to its speed? जब किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के अनुपातिक होता है तब इसकी गति क्या होती है। मतलब आपको दे रहा है कि डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो गति का मतलब हुआ कि स्पीड बताइए ds/dt, इसको s बराबर आप हटा सकते हैं तो kt कर सकते हैं, और तब इसको v निकालना है तो v = ds/dt, डिफ्रेंशिएट इसको कर देंगे, टाइम का 1 हो जाएगा, k हो जाएगा, दैट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हुआ कि वही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, इसका वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका सही है। ओके, ऑप्शन बी इज़ क्वाइट करेक्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द सिस्टम इट्स टोटल मोमेंटम क्या होता है। When an external force is not applied to the system, its total momentum becomes 0, remains constant, increases gradually, decreases gradually. This is the principle of conservation of linear momentum. If the net force acting on a system is 0, then its total linear momentum remains constant. यदि किसी निकाय पर बाहरी बल 0 होता है तो उस निकाय का जो है संवेग, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। इसी को आप हिंदी में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, इसलिए वही आंसर वहाँ पर आपको मिलेगा। वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जब निकाय पर कोई बाहरी बल लागू नहीं होता है तो उसका कुल संवेग 0 हो जाता है, स्थिर रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, इसलिए बी नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज़ एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, नन ऑफ दिस। एक पृथक प्रणाली में द्रव्यमान केंद्र में होता है, बढ़ता हुआ वेग, स्थिर वेग, घटता हुआ वेग, इनमें से कोई नहीं। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट आइसोलेटेड सिस्टम में, वो स्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आइए देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं हम लोग पी से, संवेग को, मास इनटू वेलोसिटी, मास का यूनिट क्या हुआ किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि कौन सा यूनिट होगा उसका, देखिए यहाँ पर किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
यही आपको क्वेश्चन नंबर 30 हिंदी में मिलेगा यहाँ से, उसको भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करके देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा, उलट पुलट किया है या सेम है। यहाँ पर सेम है, आपको देखते ही नहीं जाएगा। रेखीय संवेग का एसआई मात्रक, रेखीय संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 आइए देखिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, बोलिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिस्टेंस, एनर्जी, समय, प्रकाश की तीव्रता, दूरी, ऊर्जा। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो लाइट ईयर कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जो है सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 आइए देखिए, ए मैन फायर से बुलेट ऑफ मास 0.2 kg विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द गन इज ऑफ 1 kg मास, बाय व्हाट वेलोसिटी डज द गन रिकॉइल बैकवर्ड। एक गन से बुलेट छोड़ा जाता है, तो बुलेट छोड़ने के बाद गन जो होता है पीछे की ओर मुड़ती है, पीछे की ओर चलती है, तो कहता है कि रिक्वायरिंग वेलोसिटी उसका क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हिंदी में भी आप पढ़िए तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर सेम क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। एक आदमी 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलाता है, बंदूक 1 किलोग्राम द्रव्यमान का है, बंदूक किस वेग से पीछे की ओर हटेगा? तो आप समझेंगे बंदूक का मोमेंटम बराबर गोली का मोमेंटम। बंदूक का मास आपको दिया गया है यहाँ पे 1 kg, वेलोसिटी आपको पता करना है, बंदूक गोली का मास दिया हुआ है यहाँ पर 0.2 और वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी बचेगा, यहाँ पे जो है आपका भी आएगा, और यहाँ हो गया 5 दूनी 10, 1.0, तो 1.0 मीटर मतलब 1 मीटर पर सेकेंड से वो बैक हो जाएगा, और ऑप्शन सी जो है इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी आयामहीन मतलब बीमाहीन राशि है इसमें? ऑप्शन सुनिए, स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्पेसिफिक हीट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तनाव, प्रतिबल, विशिष्ट ऊष्मा, श्यानता गुणांक। कौन ऐसा क्वांटिटी है जिसका कि डायमेंशन नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस होता है। क्यों होता है? लंबाई में वृद्धि, चेंज इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि, चेंज इन लेंथ बाय मूल लंबाई, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। स्मॉल मतलब स्मॉल डेल्टा एल बाय एल भी कह सकते हो, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हम लोग मानते हैं किसको? स्ट्रेन को, जिसको हिंदी में हम लोग यहाँ पर तनाव लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली इसका हिंदी होता है विकृति। तनाव इस टाइप ऑफ फोर्स, विकृति होता है उसके अंदर। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। टोटल क्वेश्चन कितना है? 40। हम लोग पहुँचने को हैं, अपने मंजिल को प्राप्त करने को हैं। आप हर क्वेश्चन का जवाब लिखते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। वेव जो आपके आंसर का निकल रहा है वो हमारे पास पहुँच रहा है बहुत हाई स्पीड से। ओके, चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके सामने है वो स्क्रीन पर रहा, ये देखिए, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, देन द डायमेंशन ऑफ b इज। किसी क्षण t पर किसी कण का वेग v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, तो b का डायमेंशन कितना होगा? इस b का डायमेंशन आपको बताना है। तो आपको देखना है क्या है डायमेंशन निकालने के लिए, ये और ये इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया bt स्क्वायर इक्वल टू v, देन b इक्वल टू v बाय t स्क्वायर। व्हाट इज v? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? lt माइनस 1, और यहाँ है t स्क्वायर। ऊपर चले जाएंगे lt माइनस 1 और माइनस 2, दैट इज माइनस 3, lt माइनस 3। कहाँ ऑप्शन है देखिए इसका? 34, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 आइए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रेट?
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पर किस तरह के मोशन को वहाँ क्या आता है? रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। तो सरल रेखा में गति होती है, इसलिए इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका सही होगा। हिंदी में इसका टांग यहाँ पे तोड़ दिया है, यहाँ पर रेक्टिलिनियर का मतलब वो आयताकार बता रहा है, वो नहीं होगा। यहाँ पर लिख रहा है सीधी सड़क पर कार की गति का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति का उपयोग किया जा सकता है? आयताकार, वृत्ताकार, आवधिक, हार्मोनिक। तो ये ए होगा, रेक्टिलिनियर मतलब रैखिक होना चाहिए, वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आइए देखिए। द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स ऑफ ए बॉडी वेरीज विथ टाइम टी इन सेकेंड y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। द डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर ए पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू। किसी पिंड के मीटर में विस्थापन समय टी के साथ ये दिया गया है, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 के अनुसार बदलता है। एक धनात्मक प्रायिकता के लिए विस्थापन 0 होगा। समय का कितना मान इसमें रखा जाए कि विस्थापन जो है वो 0 होगा? अगर ये विस्थापन 0 रख देते हैं आप यहाँ पर, तो इसको कर सकते हैं आप, इसका मतलब हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तोड़ सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2t प्लस टी इक्वल टू माइनस टी। इस दोनों में t कॉमन ले लीजिए, t कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा t माइनस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, दैट इज़ t माइनस 2, दैट इज़ 0। तो t माइनस 2 यहाँ भी है, t माइनस 2 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए, t माइनस 2, यहाँ बचेगा t प्लस 1, t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब व्हेन t माइनस 2 इक्वल टू 0, जब ये 0 के बराबर होगा तो t इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा, और जब ये 0 के बराबर होगा t इक्वल टू माइनस 1 सेकेंड होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए t फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड, फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट में भी 0। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन बी इज़ क्वाइट करेक्ट। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, देखिए क्या कहता है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स पर डे फॉर 20 days। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज्ड? इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना यूटिलाइज होगा? 100 वाट रेटिंग का एक इलेक्ट्रिक हीटर 20 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। उपयोग में की जाने वाली विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? ये आपको बताना है कि उपयोग में करने के लिए कितना विद्युत ऊर्जा इसमें खर्च होगा, कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। तो आप एनर्जी निकालना है तो एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी, एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी। तो पी आपको दिया हुआ है 100 वाट, 100 वाट यहाँ लिख दिया, 1000 वाट यहाँ हो गया 1000 वाट। ओके, और यहाँ आंसर में देखिए सब में किलो वाट है, 1000 वाट यहाँ किलो वाट है, तो 1000 से इसको भाग दे दीजिए आप, तो ये किलो वाट आ गया। ये मतलब 1 किलो वाट इसको कह सकते हैं आप, नहीं भाग देंगे तो ये। और टाइम दिया हुआ 5 घंटा 20 दिन में चलता है यहाँ पर से, तो ये होगा आपका हो गया 20 days। ओके, और ये हो गया 5 आवर्स, 5 आवर्स हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 20 पंचे कितना होगा? 20 इंटू 100 किलो वाट आवर, इसलिए ये बिल्कुल आसान है। ए नंबर जो है इसका ऑप्शन सही है, ए नंबर 37 का आ गया ए नंबर। ओके, आइए, वेरी गुड, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई मेथड। देन नाउ कम टू 38 नंबर पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज रेफर्ड टू एज इट्स। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज रेफर्ड टू एज इट्स मोमेंट ऑफ एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है, क्या होगा सो। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम लोग उसको इक्वल मानते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए। हिंदी में देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में आपको कह रहा है कि किसी कठोर पिंड का जड़त्व आघूर्ण को उसके रूप में माना जाता है। तो आप रखेंगे
रोटेशनल मोशन कहते हैं हम लोग, जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर भी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 39 आते हैं। 39 देखिए, इफ़ एन एथलेटिक डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड व्हाट इज हिज पावर। अगर कोई एथलेटिक 4 सेकेंड में 500 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? उसकी शक्ति क्या होगी? पावर इक्वल टू W/T। W हो गया आपको 500 जूल और ये हो गया 4 सेकेंड। तो 500 में 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 125 और जूल बटे सेकेंड क्या हो जाएगा? वाट। तो 125 वाट इसका आंसर आएगा। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40। वो 40 नंबर कौन सा क्वेश्चन है वो आपको दिखाते हैं। जैक के द्वारा JCRT से होते हुए आपका ये SOE स्कूल का या फिर जनरल जो स्कूल है उसके लिए क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने इसको दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो फिर फाइनल एग्जामिनेशन में आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। निम्नलिखित में से किसे जड़त्व का नियम के रूप में जाना जाता है जी? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसमें से किसे जड़त्व के नियम के जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो आप जानते हैं न्यूटन के पहला नियम को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ये 40 क्वेश्चन का सेट बाबू आप लोगों के लिए हमने लेके आया। और कैसा लगा? अगर लगा तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह का फ़ायदा आपको हमेशा मिलता रहे। मैं सुरेश सर फिर आपके साथ आता हूँ इस तरह का नया वीडियो लेकर के जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।